नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी देखिए हम लोग ना असाध्य छर्दी के लक्षण देखेंगे। तो ये असाध्य छर्दी के लक्षण एक बार और बताएंगे। डबल डबल हो रहा है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ना हमें जानना बहुत जरूरी है। मुझे म्यूट करना पड़ेगा। असाध्य छर्दी के लक्षण इन्होंने डबल बार बताए। एक बार अगर हम लोग देखेंगे तो श्लोक नंबर 10वां और 11वां उसमें भी असाध्यता के लक्षण है और इसमें भी असाध्यता के लक्षण है। इस दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इसमें जब बोल रहे हैं कि 10वां और 11वां देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि छर्दी के असाध्य लक्षण 10th नंबर के श्लोक में क्या बता रहे हैं? विट स्वेद मूत्राम्बु वाहिनी विट स्वेद मूत्राम्बु वाहानि वायुः स्त्रोतांसि संरुध्य यदोर्ध्वमेति सन्न दोषस्य समाचितं तम दोषम समुद्धोय नरस्य कोष्ठात् विडमुत्रयोस्ततो गंधवर्णम तृड श्वास हिकार्तियुक्तम प्रसक्तम प्रच्छदे दुष्टमिहाति वेगा तयार्दित चाशु विनाश्यमेति। इसका मतलब यह है कि वायु दोष जब मल मूत्र पसीने और जल से बहने वाले स्रोतों को रोक देता है, मतलब सभी मल रुक जाएगा, मूत्र रुक जाएगा, स्वेद रुक जाएगा और जल व स्रोत उदक व स्रोत अवरुद्ध हो जाएगा, तब कोष्ठ से कफ पित्त और मल आदि के दोषों के समान ऊपर को ले जाकर वमन कराता है। तो वमन में मल मूत्र के समान गंध आती है और रंग भी मल मूत्र के समान ही हो जाता है। प्यास और श्वास हिचकी आती है। कष्ट के साथ बड़े वेग से वमन होता है, कष्ट से होता है और इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, श्वास और हिचकी आती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यह वमन असाध्य हो जाता है। इसको त्रिदोषज वमन कहते हैं। ये एक बार बता दिया असाध्यता के लक्षण कि सब अवरोध हो गए। और दूसरा एक बार और फिर से बता रहे 14 नंबर का जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं क्षणस्य या क्षर्दिरति प्रसक्ता स्वपद्रवा शोणित पूये युक्ता सचंद्रिकाम तम प्रबोधित असाध्यम साध्यम चिकित्सा निरुपद्रवाम च। इसका मतलब यह है कि क्षीण पर शरीर वाले मनुष्य को बार बार वमन आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार, और सभी उपद्रव भी हो गए। वमन में रुधिर और पुय भी आ रहे हैं। मोर पयुच्छ पुच्छ के समान चमक हो रही है। जिस तरह से मोर का पंख होता है उसका अलग अलग कलर होता है, उस तरह से चमक हो रहा है। यह वमन असाध्य होता है। तो और उपद्रव ना हो तो साध्य है, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। उपद्रव को देखना है और उपद्रव है तो वो समझ लेना चाहिए कि असाध्य है। इसका मतलब ये नहीं कि चिकित्सा नहीं करना है। असाध्य है तभी चिकित्सा तो करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर पेशेंट की जिंदगी रहेगी, आयुष्य रहेगा तो वो बच जाएगा। इसमें बता रहे हैं टीकाकर असाध्य लक्षणम आह क्षणस्य इत्यादि सचंद्रिका मिति मेधा प्रवृत्ति धातु नाम स्नेह प्रवर्तन मानो मयूर पिच्छा चंद्रिकावत प्रतिभाति निपद्रव मिति कास्यादुपद्रव रहिताम
यदुक्तम काशः श्वासो ज्वरो हिका तृष्णा व्यचित्तमेव च हृद्रोग स्तमकश्चैव ज्ञायश्च छर्दिरुपद्रवा इति। इसका मतलब यह है कि छर्दी के असाध्य लक्षण बता रहे हैं। क्षणेस्यादि जब इन्होंने बताया तो मेद आदि धातुओं का स्नेहांश जब वमन के साथ मिलकर निकलने लगता है, पूरा मेद का स्नेहांश है, मज्जा का स्नेहांश है, वह सब उल्टी में निकलने लग रहा है, तब वमन द्रव्य में चंद्रिका के समान हरित, नील और बैंगनी आदि अनेक रंगों वाला होता है। असाध्य लक्षण पहले एक बार और क्या बताया कि मल मूत्र वगैरह रुक गया है और उल्टी आ रही है, तो वो तो स्त्रोत अवरुद्ध होने का जैसे बता रहे हैं, वहां पे क्रियात्मक है पूरा, यहाँ पर भी क्रियात्मक है, लेकिन इसमें ये वॉमिट जो है उसको कैसे पहचानना है कि इसमें जो उल्टी आ रही है उसमें ब्लड भी आ रहा है, पस भी आ रहा है और पूरा बॉडी का स्नेहांश भी आ रहा है, इस तरह से पहचानना, ये भी असाध्यता के लक्षण है। फिर बोल रहे हैं कि उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं, तो कास हो सकता है, मतलब खांसी पेशेंट को ज्यादा आ सकती है, श्वास हो सकता है, मतलब पेशेंट को सांस फूल सकता है बहुत ज्यादा, ज्वर होता है, हिचकी होती है, तृष्णा प्यास बहुत ज्यादा लगती है, वैचित्य मतलब मन में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा व्याकुलता होती है, हृदरोग मतलब हार्ट की बीमारियां हो सकती है, तमक श्वास, ये सब जब होता है तो ये उपद्रव होते हैं। तमक श्वास होता है मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तब ये समझ ले कि असाध्य छर्दी के, तो इसमें हम लोग चिकित्सा करेंगे, लेकिन यह बचेगा कि नहीं बचेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और हम लोग ना इनका जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो अगर उपद्रव ना हो और लेकिन केवल रुधिर जा रहा है और स्नेहांश जा रहा है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि श्वास नहीं है, कास नहीं है, ज्वर नहीं है, हिक्का नहीं है, तृष्णा नहीं है, वैचित्य नहीं है, हृदरोग नहीं है, तमक श्वास नहीं है, तब वो ठीक हो सकता है। उपद्रव आना शुरू हो गए साथ में, तो और भी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो असाध्य छर्दी के हैं, जिनको आप बचा ही नहीं पाए? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। नहीं सर, ऐसे तो नहीं देखे मैंने, क्योंकि ओपीडी लेवल पे ही काम होता है ना, तो ऐसे लक्षण नहीं देखे है कभी। जी ठीक है। जी सर। जिसने इमरजेंसी में देखे हैं, पेशेंट को बचाया नहीं जा सका, कृपया देखें तो बताइए। प्रशांत भट्ट जी, आपने देखे हैं? सरोज मिश्रा जी, पवन कुमार जी, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट जिनको बचाया नहीं जा सका, जिनकी मृत्यु हो गई असाध्य लक्षण आने के बाद? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बताइए। सर, कैजुअलिटी में मैंने देखा था हेमाप्टेसिस और इसोफेजियल वायरसिस का पेशेंट था, और रिकरेंट ऐसे वमन में रुधिर में एक उल्टी इतना फोर्सफुली हो गया और दूसरा थोड़ा सा हुआ और पेशेंट का डेथ हो गया। आने के बाद विद इन 20 मिनट में पेशेंट का डेथ हुआ था। लेकिन जब वो आया था कैजुअलिटी में, इंटर्नशिप में मैंने देखा था सर ऐसे पेशेंट, लेकिन वो उस टाइम पे तो वो असाध्य छर्दी वगैरह ऐसा कोई नहीं था। मॉडर्न डायग्नोसिस यही था कि हेमाप्टेसिस और इसोफेजियल वायरसिस का, और पेशेंट का एज था 75 इयर्स, और दादाजी थे। लेकिन उनका हिस्ट्री ऐसा था सर कि वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन वो धूप में बहुत सा ऐसे रहे और उसकी वजह से हुए, लेकिन बाकी बेड रिटर्न वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं थे सर। तो इसमें सर हेतु हम क्या धूप का अति सेवन है माने, कैसा करें सर आप इसमें? बताइए हेतु, मैं कैसे बताऊं आपको हेतु नहीं, निकालना? पेशेंट तो यही बोलते हैं कि धूप में उन्होंने काम करने की वजह से उनको ये हुआ। तो हेतु तो आप हम ही बताइए। तो वही तो एक हेतु फेजियल की। वेराइसिस बताया ना आपने? हाँ, इसोफेज मॉडर्न का डायग्नोसिस वही था, और पेशेंट तो के उसमें भी जो बताया ना कि मल मूत्र और ये सारे स्रोत अवरुद्ध हो रहे हैं, और वहां हाँ पर भी आपने वेराइसिस बताया, तो कैसे ना कैसे तो स्रोत अवरुद्ध हो ही रहे हैं। उनका और मॉडर्न का डायग्नोसिस यही था, लेकिन उनका कोरिलेशन करते समय हम सर आयुर्वेद में ये कैसे कि वो धूप में काम करे और उसकी वजह से पित्त इतना का बड़ा। प्रकोप हो गया, पित्त का प्रकोप हो गया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा पित्त का सिक्रेशन हुआ, उष्ण हाँ, देख। हाँ, और मॉडर्न का डायग्नोसिस हम आयुर्वेद में वैसे दोषों का विचार करके वैसे हाँ, करेंगे। पित्त यही और पूछना। दोष। हाँ, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू।
सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मैं यहाँ पे जब ज्वाइन करने के लिए आया था ये चंपावत लोहा घाट में ट्रांसफर होके उत्तरकाशी से, तो हमारी एक व्यक्ति से बात हुई थी। हाँ। तो वो हमारे इतना निकट आ गया कि रोज ही फोन करता था, रोज फोन करता था। और उसके बाद में हमारी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए भी कहता था कि ऐसा ऐसा करके जब भी के जाएंगे। तो एक दिन मिलने के लिए मैंने उसको फोन लगाया, तो उसने फोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं बिजी हो। कुछ दिन बाद खबर आती है कि वो उसकी 13वीं है। एक दो दिन बाद में उसकी वाइफ ने ऐसा करके फेसबुक पे मैसेज डाला। तो मैंने उसकी जानकारी पता करनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसको यही सीन हुआ था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसकी वाइफ का बाद में फोन आया कि आपको सुबह 4 बजे ये फोन कर रहे थे और आपके फोन पे मिस्ड कॉल पड़ी हुई है, लेकिन आपसे कोई बात की हुई हो इन्होंने अंतिम समय में तो बताइए। तो हमने कहा कि मैंने तो फोन, पता ही नहीं चला कि आया होगा और मैंने फोन उठाया नहीं। फिर उनके साथ एक और थे, तो उनसे मेरी बात हुई तो पता चला कि रात भर इन्होंने खून की उल्टियां की हैं और इस वजह से इनकी सुबह के समय हॉस्पिटलाइज करते समय इनकी डेथ हो गई। तो उनके पीछे कहानी क्या थी, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पोर्टल है, कहानी क्या है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि स्रोतस की दुष्टि हो गई, स्रोतस अवरुद्ध हो गए। जी। तो ये केस हमारे मॉडर्न साइंस में रिलेट करता है पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि भविष्य है उधर इसोफेजियल वेरिसेस में। पोर्टल हाइपरटेंशन बदलती है स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली में। पोर्टल हाइपरटेंशन बदलती है इसोफेजियल वेरिसेस में। पोर्टल हाइपरटेंशन भविष्य में बदलती है आपकी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनकी भी ब्लड वेसल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वहां से भी ब्लीडिंग होता है। तो पाइल्स, फिस्टुला, रेक्टल हेमोराइड्स में बदलती है। तो ये सब केस मैंने एक आपने पूछा तो इसका याद आया मुझे, तब मैंने आपको शेयर किया अपना। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, रोज ही डिस्कस होता है इसके बारे में। तो वही जितने भी पेशेंट होते हैं ना, सिरोसिस वाले, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले, सीकेडी वाले, तो ये सारे उसी में क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस वाले। और कई बार हार्ट पेशेंट भी होते हैं सर, जिनको वाल्वुलर हार्ट डिजीज होती है, वो वाले पेशेंट भी इनमें काफी मतलब ज्यादातर वही देखने को मिलते हैं इसमें। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कई बार सर, ऑब्स्ट्रक्शन कई बार तो एक्यूट होता है, कई बार क्रोनिक भी हो जाता है। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, जैसे किसी को इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ या कोई सर्जरी हुई है पेट का, और वहां पे स्ट्रक्चर बन गया और वहां पे धीरे 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 करके ऑब्स्ट्रक्शन होता जा रहा है, तो वो धीरे धीरे करके ऐसा मतलब ऐसे केसेस में कन्वर्ट होता है और उनको ऐसे ही प्रेजेंट करता है। वो वॉमिटिंग स्टार्ट होती है पहले, और फिर कभी कभी ब्लड का वॉमिटिंग आता है, कभी कभी वो उसमें पूरा बाइल आता है, बिलस वॉमिटिंग जो बोलते हैं, पूरा का पूरा। कभी कभी उसमें ब्लड आ जाता है और पेशेंट को मतलब इतना बेचैनी, घबराहट और ये ऐसे ऐसे सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। और वो ज्यादा दिन तक नहीं पकड़ते सर, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जो जाते हैं। कैंसर वाले पेशेंट भी ऐसे बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं, जैसे एसोफेजियल कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, और लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर के पेशेंट है, और सीकेडी वाले पेशेंट है ये। और सर जो लोअर इंटेस्टाइन का जो कैंसर रहता है, उसमें सब ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। सारा स्रोत अवरोध होता है धीरे धीरे करके, और वो नीचे से कुछ निकल नहीं पाता, फिर वो ऊपर से निकलता है ना। वो लोग, वो पेशेंट कुछ खा पाते हैं और उनका एब्डोमेन भी इतना टेंस रहता है। जी। हाँ, ये सारे केस क्रोनिक में ही देखने को मिलते हैं, सडन तो नहीं मिलता कोई ऐसा। सडन भी कई बार कोई स्नेक बाइट वगैरह में तो एक दो केस देखे, पर उनमें उल्टी इतना ज्यादा नहीं रहा।
एक दो बार मतलब लाला शराब सा हुआ और वॉमिटिंग हुआ। उसमें भी एक बार मैंने देखा था ब्लड वॉमिटिंग हुआ और पेशेंट 10-15 मिनट में ही एकदम से सडन डेथ हो गई। उसको सर इसने काटा था, ये वाइपर कौन सा पता नहीं कौन सा स्नेक, वो कोबरा ने तो नहीं काटा था सर, वो था दूसरा स्नेक था वो जिसके ऊपर वो धारियां धारियां सी होती है, उन्होंने उसका पिक भी लिया हुआ था। रसल वाइपर। रसल वाइपर, हाँ रसल वाइपर ने काटा था। उसमें भी बड़ा वो पेशेंट की डेथ हो गई थी। स्नेक वेनम जो हीमोस्टैटिक होता है, जो ब्लड का पूरा शरीर का ब्लड का क्लॉटिंग ही कर देता है। न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता ना, जैसे कोबरा न्यूरोटॉक्सिक होता है वो, जी उसमें हिमोलिसिस होता है वाइपर वाले में। हाँ हाँ। तो रसल वाइपर वो 2-3 बच्चों को काटा था, 3 में से हम ना एक बच्चे को सेव कर पाए। वो भी 10 दिन के बाद उसका हुआ था, 10 दिन के बाद कॉन्शियस हुआ था वेंटिलेटर पे। हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी ये आएगा नहीं वापस। और सर बाद में उसका ब्रेन भी ना ठीक होने के बाद, जैसे बच्चा वो 6-7 ईयर्स का था जब हमारे पास आया था, और फिर मैंने हॉस्पिटल उन्हीं के इलाके में खोला। मैं फिर लेता रहता था भाई, मैं हॉस्पिटल में था, कई बार उस गांव के लोग आते हैं ना भाई आपके गांव के ऐसे ऐसे बच्चे एडमिट हुआ था। तो वो बच्चा सर उसका न्यूरोटॉक्सिक भी हो गया, ब्रेन उसका ना डेड हो गया बिल्कुल, बच्चा सूख गया था और पागलों जैसे उसकी डेथ हो गई। 7-8 साल ही, 6-7 साल ही मुश्किल से निकाले उसको। अच्छा। और उसके जब वो डेथ हुई सर, उसको तभी यही लक्षण थे। मैं पूछ रहा था भाई क्या क्या हुआ, कहते उसको खाना पीना कुछ पच नहीं रहा था, कुछ भी खाता था तो उल्टी आ जाती थी जी किसी को समझ में नहीं आया उसका। जी। सर हेमरेज वाले पेशेंट भी है, ब्रेन हेमरेज वाले भी पेशेंट ऐसे ही, जो सब ड्यूरल हेमरेज है, सब रेक्नोइड हेमरेज है, ब्रेन का ईसीपी रेज करता है, तो उसमें भी ऐसे ही प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आती है। और कई बार ज्यादा वो हेमरेज हो जाए तो कोमा में पेशेंट चले जाते हैं, वो भी ऐसे ही जाते हैं। उल्टी का इतना तो नहीं मिलता, पर क्या मतलब कई बार ऐसे पेशेंट देखते हैं तो उल्टी लगी और पेशेंट 15 मिनट में गया बस। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। ठीक है, अभी हम छर्दी के उपद्रव पढ़ते हैं, फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि छर्दी के उपद्रव क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। ऐसे बता रहे हैं कि कासा श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा व्यचित्तमेव च हृदयोगस्तमकश्चैव गेयश्चर्दिरुपद्रवः। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को खांसी आती है बहुत ज्यादा, उसको सांस फूलता है, ज्वर होता है, हिचकी आती है, तृष्णा रोग होता है, प्यास लगता है बहुत ज्यादा, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, हृदरोग होता है और तमक श्वास होता है, भ्रम होता है बहुत ज्यादा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो रहा है सब, तो ये सारे मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपने कुछ लिखा है? हाँ सर, 2 तरीके के स्नेक वेनम्स अभी पवन बॉस बता रहे थे ना। जी तो एक तो हीमोटॉक्सिन्स होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। तो हीमोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारे ब्लड के, उनमें किसी ना किसी फैक्टर स्पेसिफिक पे काम करते हैं, जिससे ब्लीडिंग लगातार होती रहती है और क्लॉट नहीं बनता है। जी तो ये तो हीमोटॉक्सिन होते हैं स्नेक वेनम। और दूसरे होते हैं न्यूरोटॉक्सिन, जो डायरेक्ट ब्रेन को एक्ट करते हैं और वहीं पे ही पूरा उसकी मशीनरी को स्टॉप कर देते हैं। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा में सारे के सारे हमारे सेंटर्स हैं, ब्रीदिंग सेंटर वगैरह भी है, और इवन वोमिटिंग सेंटर, कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन भी वहीं पे है मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो वहां से उल्टी अगर उसको कोई स्टिमुलेट करे जाके कि सीटीजेड सेंटर को, कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन को, तो वहां से भी सडन उल्टी स्टार्ट होती है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो सीटीजेड सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित है, उसको स्टिमुलेट करता है, वो भी एक काज बनता है वोमिटिंग का। तो ये स्नेक वेनम भी वहां पे एक्ट कर रहा है। या ब्रेन की कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हो गई कि हिमेटोमा बना,
आफ्टर स्ट्रोक, आफ्टर हेमरेज। तो उसने क्या किया कि सीटीजेड सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में है उसको स्टिमुलेट किया, उस पर दबाव डाला और उल्टी स्टार्ट हुई, सडन उल्टी स्टार्ट हुई। तो केवल सोमैटिक काजेज नहीं है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड काजेज भी हैं जो कि वोमिटिंग को स्टिमुलेट करते हैं जी। अब ये अध्याय तो समाप्त हो गया। किसी को कुछ केस डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। अभी नया अध्याय हम कल शुरू करेंगे। किसी को कुछ बताना है कोई केस? कमल जी, आपके पास कोई केस आए हैं? डॉक्टर कमल शेलके मैम, गुड मॉर्निंग सर। आपके पास कोई गायनिक केसेस या हेलो। कोई कुछ आए, केसेस आए? हाँ सर, कल एक पेशेंट आया था मेरे पास। उसका इरेगुलर मेंसेस था और उसका 4 मंथ से इरेगुलर मेंसेस है, लेकिन इनफर्टिलिटी का पेशेंट नहीं है वो। 2 चाइल्ड से उस टाइम पे उसका पूरा ट्रीटमेंट मैंने किया था, लेकिन अभी उसको 4 मंथ इरेगुलर पोस्टपोन मेंसेस हुए हैं। तो मैंने यूएजी किया तो उसमें सर लिवर में ग्रेड फर्स्ट फैटी लिवर चेंजेस है, गॉल ब्लैडर स्टोन है सर, और यूटेरस नॉर्मल साइज है, लेकिन एंडोमेट्रियम थिकनेस 6 mm है, और बोथ ओवरीज बल्कि और स्टोमा थिक है और सजेस्टिव ऑफ पीसीओडी कहा है। तो इस पेशेंट में मैंने कल सर ट्रीटमेंट ग्रहणी मान के अग्नि का विचार करके थोड़ा सा दीपन पाचन करके उसको रसपाचक रक्तपाचक दिया है। वरुणादिवटी और कांचनार गुगुल कुमारी अशोक के साथ दिया है, और एक महातिक्त घृत पित्त शमन के लिए दिया है और पेशेंट के स्रोतों का विचार करके, और प्रवाल पंचामृत है थोड़ा सा प्रकृति उसकी पित्तश है तो मैंने गुलकंद के साथ दिया है। तो इसमें सर मैंने जो विचार किया है स्रोतों का अवरोध या कफ आवरण है थोड़ा सा, और लोकली सर अभ्यंग के लिए मैंने सहचरादि तेल दिया है उसका, क्योंकि उसकी स्किन थोड़ा सा रुक्ष रुक्ष लगी है। और हेतु में उनको सर विषमासन है, रात को वो मोबाइल 1 बजे तक देखती है, और सुबह का खेती का काम है, लेकिन उसकी हैबिट जो बन चुकी है तो उसकी वजह से वो सुबह 7 बजे उठती है, लेकिन रात को 1-1.5 बजे तक क्योंकि नींद उसको नहीं आती, तो उसका वात का प्रकोप ऐसे मान के मैंने अभ्यंग के लिए सहचर तेल दिया है। तो इसमें सर और क्या एडिशन करना चाहिए? मैंने तो मेरे यही हिसाब से दिया। तो ठीक है, आपने ग्रहणी कला पे काम शुरू किया है तो हाँ सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा रस हाँ बनेगा, रक्त बनेगा। ग्रहणी कला दीपन पाचन लोमन उससे हाँ। शुरू। तो सर इसमें उसका एक पैथोलॉजी मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है लीवर ग्रहणी दृष्टि हुई, लीवर का चेंजेस हुआ, इट्स ओके, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन उसका सर वो भी कैसे? ग्रहणी पित्तज ग्रहणी की दृष्टि की वजह से ही गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ ना। सब ग्रहणी की हाँ दृष्टि से ही सब हो रहा है। उसका पीसीओडी होने का भी कारण वही है कि ग्रहणी वही है दृष्टि। सर, लेकिन मल्टीपल स्टोन और 3 to 5 mm ऐसे बोल रहे हैं। वही तो पित्तज अपने ग्रहणी की वजह से पित्त का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगा और वो एक्युमुलेट होने लगा, और सब कोलेस्ट्रॉल के ही रहते हैं ना वो सब। हाँ तो उनमें क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल ही रहता है गॉल ब्लैडर सर, में। इसमें इन्वेस्टिगेशन एलएफटी वगैरह करना इसेंशियल है कर या लीजिए, मेरे को? कर लीजिए एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलीरुबिन सब कर दीजिए। ओके सर। सर एडिशन क्या करना चाहिए इसमें इतना और फिर? करिए तो फिर पेशेंट को क्या रिलीफ मिलता है उस हिसाब से देखेंगे। और फिर सर आप मैंने त्रिविक्रम रस, ताम्र भस्म, हजरल यहूद भस्म, भद्राश्म चूर्ण ये ऐड करिएगा कर्ण हम कांसव के साथ। आरोग्यवर्धिनी देते हैं तो उसमें कुटकी भी है और ताम्रभस्म भी है, हाँ तो मैंने वही दिया है सर। इसमें स्रोतों का विचार मैंने जो किया है वो बराबर है? हाँ बराबर है। ओके सर। पीसीओडी के लिए आप शतपुष्पादि तेल का बस्ती भी दे सकते हैं बाद में। सर आपके पास रह गया आ है गया वो आ मैं। गया, मेरे पास 2 तरह का तेल आया है। एक हाँ शतपुष्पा तेल, उसमें केवल हाँ पुष्पा सिद्ध तेल है, और एक हाँ। शतपुष्पादि तेल है। ओके। आपको कौन सा चाहिए? अगर जो शत प्लेन प्लेन भी चाहिए। चाहिए वो भी है, और शतपुष्पादि तेल वो भी है ठीक है, पीसीओडी के लिए। ठीक है सर, मैं मंगाती हूँ आज मैं आपसे। आज या कल भेज दूंगा। ओके सर, सर थैंक यू। एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ जैसे ये कमल मैम का केस है जिसमें मल्टीपल स्टोन्स फॉर्मेशन हो रहा है,
हाँ तो उसमें एक कंडीशन ऐसे बनती है जिसमें हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, हाँ कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। हाँ तो वो दो स्थितियों में होता है, एक तो हार्मोन थायराइड का जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो कम हो जाता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के हम्म कम होने की वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। हाँ तो ये जो बढ़ा हुआ ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो कहाँ से आ रहा होता है? वो हड्डियों से आ रहा होता है, वो दांतों से आ रहा होता है। तो वो दांतों से तोड़ तोड़ के, हड्डियों से तोड़ तोड़ के कैल्शियम को ब्लड में डालता है जाके, जब थायरोकैल्सिटोनिन कम होता है। ऐसी ही एक पिक्चर बनती है जब पैराथ हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का। तो वो भी क्या करता है कि कैल्शियम को ब्लड से दांतों से उठाता है, बोन से उठाता है और ब्लड में डालता है। तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप करता है। साथ ही में ये एक काम और कर रहा होता है कि हड्डियों से और दांतों से कैल्शियम उठा रहा है, केवल ब्लड में ही नहीं डाल रहा, शरीर के दूसरे हिस्से में भी कैल्शियम का डिपोजिशन कर रहा है, जिससे मल्टीपल स्टोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनती है जाके। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म के केसेस में एक सिम्टम बताते हैं कि बोन्स, स्टोन्स एंड एब्डोमिनल ग्रोन्स। बोन्स, स्टोन्स एंड एब्डोमिनल ग्रोन्स में मतलब कि बोन्स जो होती हैं इजी फ्रैक्चरेबिलिटी हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होने लगता है। एब्डोमिनल ग्रोन्स, जब स्टोन फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द भी होगा, एब्डोमिनल ग्रोन्स पेट में पीड़ा होती है। तो ये एक स्थिति हार्मोनल भी क्रिएट होती है। और जनरली इसको गृहिणी दृष्टि से भी अगर जो हम रिलेट करते हैं, ज्यादातर गृहिणी के केसेस में हाँ थायराइड ग्लैंड विकृत रहती है और उसका टीएसएच लेवल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। तो ये सर शेयर करना चाह रहा था जी। सर स्टोन बनेगा, किडनी स्टोन, किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब, तो वो सारा किडनी का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा तो फिल्ट्रेशन सारा डिस्टर्ब होगा, तो उसमें सारा ग्रहणी दृष्टि तो बनेगा सर। पेट में गैस और अम्ल पित्त जैसे फीचर वगैरह, ये सारे फीचर आएंगे। जब कोई चीज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा तो वो सारा ब्लड में रिमिक्स होके तो वो ग्रहणी को ही दूषित करता है। सर तो इसमें थायराइड भी उसका मैच करना चाहिए, पैराथायराइड हार्मोन उसका डिस्टर्ब हुआ है तो, और कैल्शियम भी चेक करना इन्वेस्टिगेशन में सर। थायराइड में आप हेलो बाकी के, हाँ हेलो, आवाज आ रही है कमल मैम? हाँ हेलो। आ रही है सर। हाँ आ रही है सर। थायराइड में जनरली हम लोग कराते हैं T3 T4 TSH और थायरोकैल्सिटोनिन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सीरम थायरोकैल्सिटोनिन लेवल पे अगर जो आप जाएंगे और केवल उसी का कराएं और सीरम पैराथ हार्मोन लेवल का टेस्ट कराएं, है ना, तो और सीरम कैल्शियम लेवल का टेस्ट कराएं, तो ये पिक्चर रूल आउट होके इसकी वजह से है तो सामने आती है। दूसरा, एक मैंने बेली एंड लव में स्टोन, जहाँ पे स्टोन का चैप्टर है वहां पे पढ़ा था कि स्टोन 5 तरीके के स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम के होते हैं, ऑक्जेलेट के होते हैं, यूरिक एसिड के होते हैं, सिस्टीन के होते हैं और जैंथीन के होते हैं। 5 तरीके के स्टोन होते हैं। तो वहां पे एक स्टडी उन्होंने लिखी हुई है कि स्टोन हमारी पॉपुलेशन में किसको सबसे ज्यादा बन रहे हैं। तो उन्होंने एक स्टडी में लिखा है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ऐसे केसेस 90% हैं जिनको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों में स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये स्टडी है बेली एंड लव की। दूसरा, स्टोन का एक काज उन्होंने लिखा है कि विटामिन ए डिफिशियंसी भी एक बहुत बड़ा काज है स्टोन फॉर्मेशन का। अब हमने इसको सोचा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि विटामिन ए डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा काज बन रहा है स्टोन फॉर्मेशन का। तो हमारे दिमाग में निकल के आया कि विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीरो डर्मा इन स्किन, मतलब स्किन की ड्राइनेस के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे वो स्किन की ड्राइनेस कर रहा होता है, वैसे ही ये ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग जो होती है एंडोथेलियम, उसकी भी ड्राइनेस कर रहा होता है। और हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इवन प्लेटलेट्स और उसमें जो भी मटेरियल्स घूम रहे होते हैं, उनमें एक तरीके के सेंसर्स लगे हैं
और वो सेंसर जो लगे हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, जब तक उनको स्मूथ एंडोथेलियम मिलती रहेगी तब तक ब्लड उनमें इजीली पास होता रहेगा। जैसे ही एंडोथेलियम में रफनेस क्रिएट होगी, आइदर बिकॉज ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, और इसको कोरिलेट हम करेंगे वातज दुष्टि से, वातज वृद्धि से। वात की वृद्धि होगी तो भी तो रुक्षता ही आएगी, तो विटामिन ए डिफिशियंसी वहां, वात की वृद्धि यहाँ सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई पिक्चर क्रिएट होती है कि एंडोथेलियम में रुक्षता आती है, तो जो हमारे ब्लड में टहल रहा कोलेस्ट्रॉल वगैरह मटेरियल है वो उस पर्टिकुलर एंडोथेलियल एरिया पे जाके चिपकता है, और चिपकने के बाद एक कोलेस्ट्रॉल के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चिपकते रहते हैं और एक प्लाक बना लेता है और वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। तो ये प्लाक फॉर्मेशन जो हो रहा है इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजाइना पेक्टोरिस या स्ट्रोक वगैरह के केसेस में, या दूसरा जो स्टोन फॉर्मेशन वाली पॉसिबिलिटी भी पैदा हो रही है, जो हमारी ये यूरेथ्रा या यूरेटर की इंटरनल लाइनिंग में या किडनी में आपके, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन ए डिफिशियंसी या वात वृद्धि के कारण पैदा हुई रुक्षता से भी संबंध रखता है। तो इसको भी थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको स्नेहन की आवश्यकता है कि नहीं। स्किन ड्राई होगी तो वात की वृद्धि रही होगी, रुक्षता बढ़ी होगी, तो हम उसमें स्नेहन का भी विचार करें। या अगर जो मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव पे सोचना चाहें तो विटामिन ए जरूर दें स्टोन फॉर्मेशन के सभी केसेस में। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव के पीछे क्या कारण है आज तक ये अभी तक अनक्लियर्ड है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। सेकेंड ब्लड ग्रुप जो सबसे ज्यादा स्टोन फॉर्मेशन के रहते हैं वो रहता है ए बी पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा, नंबर 2 पे ए बी पॉजिटिव। क्यों रहता है डोंट नो, स्टडी अभी भी अनक्लियर्ड है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। शर्मा जी आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैंड रेज किया है आपने, कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, तो उसके बारे में मुझे हाँ कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं कल शाम की क्लास में करना चाह रहा था, उसका कल क्लास पोस्टपोन हो गई थी तो बात नहीं कर पाई थी। और सर अभी 7 बजे भी मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे पेशेंट मुंबई से आके बैठे हैं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा। तो अंजना मैम और बदना मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा संभालिएगा, मैं आऊंगा थोड़ी देर में। हाँ सर मैं 5 मिनट के लिए केवल बात करना चाहता था थोड़ी सी। हाँ बताइए। हाँ एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ नियरेस्ट कोई हमारे पास में आयुर्वेद पर से जुड़े हुए कोई डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं, कोई है कोई इधर? मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, एमपी से। अच्छा एमपी से, एमपी के तो यहाँ कम लोग ही हैं आज। कौन सा जगह कौन सा बताया आपने? मैं भिंड, DHI भिंड। हाँ तो आपको कोई डॉक्टर चाहिए? ग्वालियर के पास। हाँ एक्चुअली क्या सर, मैं आयुर्वेद की तरफ में मेरा अभी नया थोड़ा नए तरीके से मैं आया हूँ, आपसे मैंने बताया भी था, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है और मुझे थोड़ा सा सीखना था। एक्चुअली क्या है, जैसे योग बनाना, ये सब चीजें करना मेडिसिन में, और हेल्प चाहिए थी। क्या मतलब आपको किसी वैद्य के पास जाके सीखना है? नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट है, तो अगर मुझे लगता है कि उसको अटेंड करना है, मैं उसको अटेंड कर लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता तो फिर मैं उनके पास में जो आपको नहीं समझ आ भी हेल्प लेता हूँ। सुनिए सर, जो आपको नहीं समझ आ रहे, आप उनको दीपन पाचन अनुलोमन दे दीजिए, जैसे लशुनादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, शंख वटी, ऐसे दे के आप भेज दीजिए और वो पूरा केस टेकिंग करके मुझे कॉल कर लीजिए या यहाँ पर बता दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। आप ऐसे क्यों सर मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकता हूँ? आप मुझे पर्सनली फोन करिए कभी भी, अगर मैं फोन नहीं उठा पाता मैं खुद ही कॉल करूंगा आपको, ठीक है? जी सर, जी सर। और आप ये क्यों है कि किसी के डिपेंडेंट की कोई और मुझे सहायता करेगा? मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा ना कि आप सारे केसेस लेंगे। जहां डिफिकल्टी आएगी हम हैं ना आपके साथ। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा सर, ये कुछ मेडिसिन वगैरह भी आपके यहाँ से अवेलेबल होती है क्या, जैसे कुछ मंगवाना चाहे? सब आज आप ना 100 पेशेंट का केस ले लीजिए, 100 पेशेंट। जी
आप मुझे जी। मैसेज करें, मैं केस शीट भेज देता हूँ। तो केस शीट का आप जी जेरॉक्स सर। प्रिंट निकाल लीजिए और सारे 100 पेशेंट ले लीजिए, जितने पेशेंट रहते सब जी ले सर। लीजिए और उसको सबको सॉल्व करेंगे हम। जी सर, जी सर, आप मुझे केस शीट भेज दीजिए प्लीज सर, मैं आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं भेजता हूँ, ठीक है। जी सर, जी और घबराइए मत, सर। आप ओके। देखिए कंचन मैम है, वो 32 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो डेली के जी कितने सर। हजारों पेशेंट देखती हैं। सर बस मुझे यही थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। अब एक्चुअली सर ये जैसे बस्तीकरण वगैरह के लिए ये सब चीज सब बताई सब जाती है, मैंने बताएंगे, पढ़ा तो सब सब है लेकिन मैंने प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं किया। सब बताएंगे, आप चिंता मत करिए, सब हम आपके साथ में ही हैं, सब बताएंगे, जी। जी ठीक है। सर, जी तो सर। आप केस शीट में धन्यवाद, देता धन्यवाद। हूँ, आप सारे भर दीजिए और सारे पेशेंट ले लीजिए, एक भी पेशेंट जाने मत दीजिए, जी सर। ठीक है। जी थैंक यू सर, सर, जरूर प्राउड ऑफ यू सर। सर। ओके जी। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है कोई केस के बारे में? सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। जी सर मेरा एक केस है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का है, तो संधिवात है तो डिजेनरेटिव जी ये है, तो वो बस्ती लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको इंटरनल मेडिसिन में क्या क्या तो जैसे कि वो पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन देना चाहिए, अग्नि जी को अच्छा करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप गूगल तिक्तघृतम या नरसिंह रसायन उससे शुरू कर सकते हैं, और जानुबस्ती दे सकते हैं, कटिबस्ती जी दे सकते हैं। ये सब कंटिन्यू है, चल रहा है अभी पेन रिलीफ। तो तो उनको काउंसलिंग करिए कि आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं, तो साइकिल में हम लोग कैसे तेल डालते हैं तो साइकिल का चाक अच्छा चलता है, उसी तरह से जॉइंट्स में अंदर तेल जाना चाहिए, इसलिए आपको मात्रा बस्ती लेना है। अब खुद का खुद लेने में क्या है, आपको हमसे प्रॉब्लम है तो हम आपके घर के लोगों को सिखा देंगे, आप उनसे ले लीजिए। तो खुद लेंगे तो कितने ml तक एडवाइस करूं? मैं तो 100 ml तक, अच्छा जी 100 ml तक मैं बोलता हूँ, और पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो अच्छा ही लगता है। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, रात को आते हैं, ये सेशन बंद होने के बाद, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, और जैसे ही उन्होंने बस्ती लिया 4-5 दिन, उनका इतना स्मूथ हो गया, चलना उठना बैठना फिरना, नीचे भी बैठने लगे। तो पेशेंट को जब पता चलता है कि सच में स्नेहन हो रहा है, तो वो करते हैं ना पूरा। जी जी आप उनको ठीक है। ऐसे फोटो बना के दिखाइए, फोटो बना के कि ये जॉइंट्स में यहाँ पे सैनोवल फ्लूइड कम हो गया है, यहाँ पे ऑयलिंग की जरूरत है, तो डायरेक्ट वहां पे बस्ती देते हैं, तभी वो जल्दी एब्जॉर्ब होके वहां पे स्नेहन करता है। ऐसे एग्जांपल देके बताएंगे ना, उनके दिमाग में समझ आ गया वो पिक्चर से, तब फिर वो आराम से लेंगे। जी एक्चुअली मैं सब किया हूँ सर, पर वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं फीमेल कोई पेशेंट है, कोई बात नहीं। तो मैं उनको बताता हूँ वो खुद ले। हाँ हाँ, खुद का खुद कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वो घृत कितने महीने तक चलाऊं? वो घृत गूगल मेरे तिक को, तक जो लोग ना ये बस्ती नहीं लेते उनको 1 साल 1.5 साल 2 साल 3.5 साल ऐसे घी लेना पड़ता है। वो घी के तरफ से स्नेहन होने में बहुत टाइम लगता है, और बस्ती से डायरेक्ट जाता है। ठीक है सर। अश्वगंधा घृत दीजिए, विदारदी घृत दीजिए, दाढ़ी मादी घृत दीजिए, या नॉर्मल घी दीजिए, तो वो स्नेहन होगा, टाइम लगेगा लेकिन। सर हाँ ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ जी, आप बताइए मैम। सर एक केस मुझे भी डिस्कस करना था। हाँ सर करीब 20 ईयर एज के एक अनमेरिड गर्ल है, वो आई थी मेरे पास कल। तो सर उनका मेन जो प्रॉब्लम था वो इस टाइम वेट गेन भी है, और वो वेट गेन उनको बचपन से है। उसके अलावा उनको अभी कोविड हुआ था 2 साल पहले, तब उनको जो भी ड्रग्स वगैरह दिए गए थे उसके बाद से उनका वेट गेन बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा सर उन्हें और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनको हेयर लॉस है, मतलब बाल उनके बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और उनको हेडेक रहता है पूरे टाइम, हल्का सा सिर में दर्द, और जो कफ की अधिकता है उनके अंदर, मतलब उनको जरा सा भी अगर विंड का एक्सपोजर होता है या फिर किसी ठंडी जगह वो जाती हैं तो उनके अपर हाफ ऑफ फेस में दर्द होने लगता है, सिर में, आंखों में, और उनको छींकी आने लगती हैं। ये प्रॉब्लम है सर। उसके अलावा दूसरा, उनका अभी वो गिर पड़ी थी तो उनका एक प्रॉब्लम ये डेवलप हुआ है कि उनको एक पैर के में सेंसेशन लॉस होने लगा है। ये सारा उनका कोविड से पहले का है, जो जो उनका फॉल का हिस्ट्री है वो कोविड से पहले का है। ये कफ की दृष्टि जो है ये भी कोविड से पहले की ही है।
और अभी उनको उसके बाद में जब कोविड के मेडिसिन वगैरह देने के बाद में ये पेन वाला सेक्शन जो है वो और ज्यादा अब एग्रीवेट हो चुका है। उसके लिए उन्हें अलग से पेन किलर्स या फिर कोई ना कोई नर्व कंडक्शन के लिए जो भी मेडिसिन वो देते हैं वो लेनी पड़ रही हैं। उसके अलावा सर उनका एक प्रॉब्लम है कि उनको थायराइड भी बहुत बचपन से है। थायराइड उनको बचपन से है। आप ये सब तो बता रहे हैं, सब संतर्पण जन्य लग रहा है, उनका वेट बढ़ रहा है, तो आपने ये निकाला कि वेगावरोध कैसा हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है, तो जो भी वो सिम्टम बताते हैं ना उसका हेतु भी निकालिए कि मल मूत्र उनका कैसा हो रहा है, वेगों का अवरोध हो रहा है, अपान वायु ऊपर जाके सिर पे जा रही है क्या, ये भी देखिए आप। सर वैसे तो उन्होंने बताया कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब नहीं होती है, मोशन होता है डेली, बट मोशन का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सुबह दोपहर शाम में कभी भी होता और है। तो खाने ये में रुक्ष चीजें खाते हैं क्या आप, ये भी देखिए, मतलब जैसे कि वड़ा पाव खा रहे हैं, चना मटर ऐसे कुछ ड्राई चीजें, घी कितना खा रहे हैं वो देखिए। तो ड्राइनेस की वजह से वायु का प्रकोप होके फिर वो सर में जाके हेडेक कर रहा है क्या, मेधावृत बात हो रहा है क्या, वो भी देखिए आप। खाना पीना देखिए कि मधुर रस कितना है, अम्ल रस कितना है, लवण रस कितना है, वो जो केस शीट होगा आपके पास, हाँ सर। हाँ उस हिसाब से पूरा हेतु निकाल, जो भी व्याधि आप पहले सारे सिम्टम्स लिखिए और उसके क्या हेतु है वो देखिए। कफ वाला है तो वो क्या आइसक्रीम खाती है क्या, दिन में सोती है क्या, दही खाती है क्या, वो देखिए। हाँ क्या सर वो सब तो मैंने बिल्कुल उसको अभी तो वैसे एक ही दिन हुआ है, कल ही आई थी, वो मैं सब पूरा उनको प्रॉपर गाइड करूंगी जब वो थेरेपी के लिए और आएंगी कि उनको पहले क्या। टाइम में केस टेकिंग करें, ये भी जरूरी नहीं है, नहीं तो आप बहुत सारा केस टेकिंग तो पेशेंट भाग जाएंगे, हाँ इरिटेट। नहीं तो स्टार्टिंग में 15-20 मिनट्स की एक केस टेकिंग जरूरी, उसके बाद धीमे धीमे जब पेशेंट आता रहता है तो उसका नेक्स्ट सिटिंग्स में भी हम उसको केस टेकिंग कर लेते हैं कि उनका डाइट का जो प्रॉपर डिटेल पूछना है वो हम नेक्स्ट सिटिंग में पूछ लेते हाँ हैं कि हाँ, आपने आज क्या बार लिया बार और क्या। थोड़ा थोड़ा पूछेंगे ना तो पेशेंट को भी लगेगा कि हाँ ये हमारा केयर कर रही है, ऐसा थोड़ा तो थोड़ा। सर इसमें एक जैसे कि पंचकर्मा के प्रोसीजर्स में मैं वस्ती भी सोच रही हूँ और नस्यम की भी जरूरत है, क्योंकि जो हाँ उनको साइनस की प्रॉब्लम है उसमें उनका नस्यम वर्क करेगा। हाँ और जो उनका जो अदर तो उसमें मैं उद्वर्तन प्लान कर रही हूँ, उद्वर्तन ड्राईगिरी और स्नेन स्वेदन, ये हो गया स्नेन मतलब उद्वर्तन और स्वेदन। और उसके बाद सर उनको फर्स्ट डे से ही मैं वस्ती पे लेने की सोच रही हूँ। तो हाँ, उसमें लेखन वस्ती स्टार्ट कर दूं फर्स्ट डे से लेखन या फिर बस्ती मैं। करिए या व्याकरण बस्ती करिए, व्याकरण से बहुत अच्छे से कोष्ठ से आम निकलेगा, उनका फिर हेडेक कम हो जाएगा। वेतरन वस्ती ठीक है सर। आपको ठीक। गोमूत्र मिल जाएगा वहां पे फ्रेश। हाँ सर मिलता है, मैं देती हूँ वेतरन वस्ती। मैंने अभी एक आम बात का पेशेंट ट्रीट किया था 3 हफ्ते में, उसका पूरा स्टिफनेस खत्म हो गया। उसमें मैंने वेतरन वस्ती और पंचकोल क्षार वस्ती का कॉम्बिनेशन लिया था सर, बहुत अच्छा इफेक्ट आया उसका। हाँ बहुत 3 वीक्स में उसका बिल्कुल जकड़ाहट खत्म हो गई थी। तो मैं गौमूत्र का प्रयोग करती हूँ सर। मैं हाँ बस्तियों में ही करती हूँ, पान के लिए तो नहीं दे पाती, पेशेंट नहीं लेते हैं उतने आराम से, हाँ, लेकिन मैं बस्तियों में प्रयोग करती हूँ। तो सर उसमें वेतरन वस्ती मैं ले सकती हूँ। क्योंकि लेखन देंगी, लेखन बस्ती उससे ज्यादा व्याकरण बस्ती से दोष निकलते हैं गोमूत्र, इसलिए फिर आप लेखन बस्ती जाइए वेट कम करने। पहले सिम्टोमेटिकली उनको रिलीफ दिलाइए कि हेडेक कम हो जाए, नस से आपने बताया तो उससे करिए जो जो तो सिम्टम्स। नसन साथ में चला दूं, जैसे कि अगर मैं हाँ इसने वो दे रही हूँ तो उद्वर्तन क्री कराया, फिर उसके बाद मैं नस्यम दे दूं साथ ही और उसके संग बस्ती भी लगवा दूं, तो कोई हाँ प्रॉब्लम? हाँ, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, देना ही चाहिए। पेशेंट को 7 दिन में रिलीफ मिला ना, रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है, जो कष्ट से पेशेंट है रिलीफ मिला तो फिर वो आपके फैन हो जाएंगे पेशेंट। ठीक है सर। और सर आप इंटरनल। हाँ सर। सिम्टम्स पूरा कंप्लीट बताइए ना। सर उसमें एक उनको एलर्जी है हल्दी से, जीरे से, काली मिर्च से, सुपारी से। ये 4-5 ड्रग उन्होंने मुझे बताई थी, मतलब जो मेरी आयुर्वेद की दवाइयों में होती हैं। तो उनको नहीं मैं तो दीपक। मेंटल एलर्जी है कि सच में है एलर्जी। नहीं सर एलर्जी है, उन्होंने एलर्जी टेस्ट करवाया क्योंकि वो कही थी कुछ चीजें, जैसे कॉफी लिया उन्होंने, कॉफी लेने के बाद उनको सांस मतलब रुकने लगती थी, मतलब इतना उनको कॉफी से एलर्जी है कि उनको कफिंग लगातार खांसी खांसी होती थी, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी। और उसी तरह से उनको अगर ये इन चारों मसाले में से उन्होंने कुछ मसाला अगर उनकी डाइट में हुआ तो उनके अपर लिप पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये उन्होंने जब सिम्टम्स अपने देखे उसके बाद उन्होंने एलर्जी टेस्ट करवाए अपने। तो एलर्जी टेस्ट में उनकी ये 5 जो मैंने ड्रग बताई जो हमारी आयुर्वेद की दवाइयों में होती हैं, और उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि डस्ट है और कुछ अब मक्खी मच्छर के कीड़ों की जो पंखों का वो है वो से, और कॉफी से, ये 4-5 चीजें उनकी निकल के आई जिससे कि वो एलर्जिक है। तो मुझे अपनी दीपन पाचन ड्रग्स में भी बहुत सोच समझ के देना पड़ रहा है, जिसमें कि जीरा,
काली मिर्च और हल्दी नहीं हो। हाँ बराबर। ये भी बड़ा देखना है पड़ रहा है सर कि इसके लिए स्पेसिफिक दीपन पाचन ड्रग कौन सी होगी जिसमें ये 3 मसाले जो हमारे होते हैं, वो जो ड्रग होती है वो नहीं निकल के आए। मैम वो ऐसा हो सकता है ना, हल्दी से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हल्दी से तो अगर अकेली हल्दी खा के देखे तो बाकी जो ये कह रहे हैं जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं ना उससे हो सकती है, जैसे जीरा आप बोल रहे हो, धनिया बोल रहे हो, वो एरोमेटिक जो स्मेल होती है ना उससे भी कई लोगों को सूझ जाता है, जैसे स्मेल आते ही तुरंत उनको होने लग जाता है। तो हल्दी वाला तो मैम मेरे हिसाब सर से तो स्वेलिंग तो चलिए अपर लिप की मैं कंट्रोल मतलब नहीं अगर मेरे दिखेगी तो हिसाब कंट्रोल से कर लूंगी। पवन जी के पास ये वो अलग अलग लेने पे हो रहा है, हमारे कॉम्बिनेशन में लेने में तो ना होगा हमको। हाँ तो हल्दी तो अगर हल्दी से उसको एलर्जी होती तब तक वो बचपन से आज तक क्या उसने हल्दी ही नहीं खाई? चल सर ये जीरा धनिया की तो बात अलग हाँ अलग। हम लोगों हाँ तो के दाढ़ी खाने मास्टर में ये चीजें की- होती ही हैं हमेशा ही, ज्यादातर ये चीजों का प्रयोग ज्यादातर फूड के अंदर हमारे होता ही है। तब उनका क्या इन्फेक्ट उनको अभी नहीं तक वो वो आपको ऐसे बोल रही है, वो क्या बाहर का जो जंक फूड खा रही है उसमें हल्दी नहीं होता है क्या? मैम हल्दी कई बार ऐसा होता है ना, अडल्ट्रेंट भी तो होते हैं ना हल्दी के अंदर ना, लोग पता नहीं क्या क्या पीस के मिला देते हैं। उनको बोलो अपना हल्दी लाए खुद घर सर पे बनाए तो फिर एक बार ये जो नोट था करें। ना, ये टेस्टिंग की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, जो मैंने ये 4-5 टेस्ट ड्रग्स वाले के तो नाम मैम कुछ भी लिखते हैं, टेस्ट वाले कुछ भी लिखते हैं, मैंने देखा यहाँ एलर्जी टेस्ट कराते हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट करके लिख देते हैं और वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है मतलब, ये पर सब मैं प्रिकॉशन के संग चल रही हूँ कि मेरे को अपने दीपन पाचन जो ड्रग, क्योंकि सर अगर बाई चांस से अगर अपर लिप स्वेलिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो वीजिंग जो बता रही हैं अगर वो क्रिएट होता है तो वो मेरे लिए स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक कोई में बात अगर नहीं, ऐसा आप क्रिएट बच्चा तेल या षडबिंदु तेल ऐसे कुछ तेल का नस से देना शुरू कर दीजिए। और दूसरा है कि दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, ऐसे चूर्ण सेलेक्ट करिए जिसमें ये सब चीजें ना हो। जिसमें ये सब ना हो। हाँ सर, दाढ़ी मास्टर का अच्छा ऑप्शन है। मैंने सर अभी कुमार यासव उनका, क्योंकि उनको पीरियड्स भी नहीं आते। हाँ सर, एक हाँ मेजर तो प्रॉब्लम ये आसवरिश क्योंकि वो देंगे, वो भी हाँ दीपन पाचन करेगा। हाँ सर, मैंने उनको कुमार यासव शुरू किया क्योंकि उनको बिल्कुल स्कैंटी मेंसेस है और इस बार पीरियड उनको नहीं आया, बिना मेडिसिन के उन्हें पीरियड ही नहीं आते। पीसीओडी का भी इतना बड़ा उनका एक इशू है कि उनको बिना दवाइयों के जब आप पीरियड ये नहीं आते। पैतरण बस्ती वगैरह देंगे ना उनके पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। हाँ सर, वो मैंने इसीलिए बात की दृष्टि पे पहले काम करने का सोचा था, तो मैं वो शुरू ये कर दी। केस आप मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, आप बार बार बताइएगा हमें। हाँ सर, मैं इसका वीकली रिपोर्ट बताऊंगी आपको कैसे चल रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑर्डर सर प्रणाम। हाँ सर बताइए, प्रणाम सर। सर एक एक केस मेरा भी है सर। सीकेडी का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव हैं और डायबिटिक हैं, वही उनके कारण है उनकी किडनी खराब होने के। जी तो अभी 10 दिन पहले दिखाने आए थे तो मैंने उनको दीपन पाचन वातानुलोमन दिया था। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो उनकी अनकंट्रोल शुगर थी वो अभी कंट्रोल आ गई और उनका फास्टिंग और पोस्ट मील अभी उनका नॉर्मल आ रहा है विगत 4-5 दिनों से। तो मैंने उनको यही प्लान किया था दीपन पाचन वातानुलोमन करने के बाद इनको रक्त पाचक, मेद पाचक, आम पाचक, लहसुन आदि बट्टी, चंद्रप्रभा को छुप पर रखा था मैंने। तो मैंने उनको अभी बोला कि अपन बस्ती प्लान करते हैं, तो वो बस्ती तो अभी नहीं करा पा रहे हैं। तो फिर मैंने यही दवाई उनको कंटिन्यू रखी है और घृतपान चालू कराया है कि भाई घी आपको अच्छा लेना है। और पीड़क स्नेह की तरह करिए दीपन पाचन करके। और पीड़क स्नेह। जी जी जी। और इसमें फिर मैंने फिर अभी वो है ना एक अपने स्वर्णयुक्त टैबलेट आती है, हाँ सब्रत रस, हाँ, वो मैंने सर्वतोमुख ऐड रस किया है, था। शिवा गुटिका है। जी जी। तो हाँ, तो सर मैंने वो ऐड की उनके लिए अभी। तो वो मतलब अब जैसे 1500 रुपए की 10 गोली आ रही है यहाँ पे, हाँ तो अब उनके वो उतना एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो फिर उसको 1 OD भी दे सकते हैं क्या? हाँ, दे दीजिए। आप 2-3 गोली लेके और मिश्री डाल के कूट के और उसकी 60 पुड़िया बना दीजिए। पेशेंट को अफोर्ड भी हो जाएगा और 60 पुड़ी में थोड़ा थोड़ा जाएगा तो भी क्या है प्रॉब्लम। OD तो ले लेंगे, मतलब एक रत्ती तो जाएगा ही जाएगा कम से कम अपन 125 हमारे मिलीग्राम। सर तो ऐसे करते हैं कि वो जैसे बृहद्ध्वज चिंतामणि देना है या स्वर्ण मकर ध्वज, और पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, या पेशेंट अफोर्डेबल भी हो लेकिन हमारे सर ऐसे देते हैं कि वो मिश्री लेके और उसको कूट के और 60 पुड़ी बना के और फिर देते हैं। एक ही गोली, एक रत्ती पूरा 1 महीना में जाता है, इतना से घुट के और फिर एक ही रत्ती पूरा महीना में। जी जी। ये तो डायबिटिक है तो उनको मिश्री कहाँ मतलब दे सकते हैं? उतना भी शुगर बढ़ जाएगा कि मिश्री थोड़ा जाएगा तो एक चुटकी जाएगा दिन भर में। अच्छा, एक चुटकी दे सकते हैं। अच्छा उसमें और फिर जैसे आप लोग आप बताते हो ना शिवा गुटी का हो गया हाँ या
मारी एक और बताते हो ना, वो कौन सा मारी शादी बट्टी क्या बताते हैं आप? माहेश्वर वटी है, शिवा गुटिका। मैं आपको माहेश्वर, शिवा गुटिका भेजूंगा, आपके किडनी के पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी जी। तो फिर अभी इतने ही चलने दें, फिर अगर वस्ती अच्छा, प्लान हो चलिए, तो फिर हाँ। वो फिर और वीरवार- मेदोपाचक रक्तपाचक दीजिए ना, उससे किडनी के पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो तो चल रहा है सर, कंटिन्यूशन में है। रक्त हाँ। पाचक पाचक 2BD में दे और रहा हूँ मैं। आप उनको कन्विंस करिए कि तिक्तक क्षीर बस्ती ले लें और एक दिन तेल का बस्ती ले लें। जितना स्नेहन होगा, और किडनीज के नेफ्रॉन्स को ताकत के लिए तिक्तक क्षीर बस्ती चाहिए ही, तभी वो नेफ्रॉन्स अच्छे से, मतलब उनको जैसे जिंदगी मिल जाएगा, सूख रहे हैं, मतलब मरने। ऐसा सोचिए कि खेत खलिहान में फसल सूख रही है, तो वहां पे अच्छा पानी और खाद प्रॉपर मिलना चाहिए। वैसे ही तिक्तक क्षीर बस्ती वही है, सूखते हुए नेफ्रॉन्स को ताकत देता है, जान देता है। सर ठीक है विरेचन सर। का इसमें क्या रोल रहेगा, अगर वो विरेचन बस्ती कराने से, से यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है। हाँ अगर उनका बस्ती का नहीं मूड बन रहा है तो एक बार विरेचन प्लान करके, जो आप अगर ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये उसको केवल कम कर सकते यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा, लेकिन अगर नेफ्रॉन्स को ठीक करना है तो आपको बस्ती हैं। का हाँ वहाँ बस्ती की जरूरत है सर। नहीं, विरेचन तो उनका होने लगा, जो दवाइयां दे रहे हैं अपन ना लैसोनादी बटी, इनसे उनसे उनका अच्छा पेट साफ हो रहा है। पेट साफ होना अलग बात है, विरेचन अलग। विरेचन होना डिफरेंट है। अगर आप तीव्रत लेहम से उन्हें देते हो विरेचन तो आई ठीक है थिंक सर, विरेचन बटी आपकी रखी मेरे पास, मैं आधी गोली दी दूंगा हाँ, उनको, जी 4-5 दिन दे देता हूँ लगातार। जी। नित्य विरेचन करा दूं क्या उनका? हाँ, और ना घी पान, घृत पान। प्रभात पांडा जी, आप भी अपने पेशेंट को घृत पान कराइए, ओपिडेक्स नहीं। दीपन पाचन करके 25 ml खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद। जी सारी सर। मादी घृत वगैरह कुछ ना, कैसे भी स्नेहन होना चाहिए सर। जी जी सर। जी सर जी। ठीक है सर, इतना करते हैं सर, बताते हैं फिर आपको ये। हाँ, अभी सर सुनिए, अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। और जी अंजना मैम, मुझे ना मेरे पेशेंट है मुंबई से, मुझे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा। तब तक वंदना मैम, अंजना मैम, आप लोग थोड़ा स्टार्ट करिए कास्ट चिकित्सा, मैं आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोग का, प्रणाम सभी लोग। आप लोग संस्कृत टीका पढ़ना शुरू करिए, जो भी डिफिकल्टी होगी मैं कल फिर बता दूंगा, अगर आज ज्वाइन नहीं कर। दूर से पेशेंट है, पूरा फैमिली आके बैठे हैं सुबह से। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोग को।